ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। तो लगातार सुबह 7 बजे से पोलिंग का अमल जारी है और इस पोलिंग के अमल के दौरान जो उम्मीदवार हैं वो भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। तो बड़े शायर मुनव्वर राना की बेटी कांग्रेस की उम्मीदवार है उरूसा राना, उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाबी का दावा किया है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने इस मामले पर उरूसा राना से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट पर। यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर मशहूर शायर और चर्चाओं में बने रहने वाले मुनव्वर राना जी की बेटी उरूसा राना मौजूद हैं, जो कांग्रेस से प्रत्याशी आई। उनसे बात करते हैं। मैम, आप जिस विधानसभा सीट पर हैं, यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी के 5 बार विधायक रहे, उसके बाद बसपा से जो जीत हासिल हुई अनिल सिंह, अब वो बीजेपी में हैं। कितनी चुनौती मानती हैं इस विधानसभा सीट पर? देखिए, जब हमको 13 से 15 दिन हुए यहाँ आए हुए, हाँ ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट है कि हमको टाइम बहुत कम मिला, लेकिन जब 13 दिन और 15 दिन में हमने पूरी कांग्रेस खड़ी कर दी। आज जो भी चर्चा है वो उरूसा राना की है। तो जब हम 13 और 15 दिन में उनको टक्कर देने की स्थिति रखते और अगर हम पहले आ जाते तो आप सोचिए फिर क्या होता। तो किससे चुनौती मानती हैं आप यहाँ पर? चुनौती उदयराज से भी कहेंगे, अनिल सिंह से भी कहेंगे। हम तो दोनों को चुनौती दे रहे हैं और मैंने पहले भी ये बात कही कि मैं दोनों को टक्कर देने आई हूँ और दे रही हूँ मैं तब। मैम, एक सवाल और कि मुनव्वर राना जी ने एक बयान दिया था कि योगी सरकार अगर बनी तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, पहली बात तो किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पापा की जहाँ तक बात है, उनको भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह योगी जी छोड़ना है उत्तर प्रदेश 2022 में। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की उरूसा राना जी, उनका साफ तौर से कहना है कि वो सीधे तौर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी से पूर्वा विधानसभा में टक्कर। उन्नाव से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उन्नाव से तस्वीरें और बयान देख रहे थे। अब आइए आपको लिए चलते हैं हरदोई, जहां से हमारे नुमाइंदे आशीष जुड़े हुए हैं। हरदोई में 8 असेंबली सीट्स हैं और इस वक्त वो किस असेंबली सीट पर मौजूद हैं? आशीष, बताइएगा, तस्वीरें भी दिखाइएगा और क्या है वोटरों का मिजाज और नेताओं का जुबान की बाजी और उनके बयानात, तमाम चीजें हम आपसे चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी फटाफट तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं। देखिए, हम लोग इस टाइम पोलिंग बूथ से थोड़ा सा आगे चले आए हैं, थोड़ा एक क्षेत्र में खड़े हुए हैं। कई युवा हमारे साथ हैं। आपको बता दें, ये 8 विधानसभा का क्षेत्र है और काफी उत्साहित हैं युवा। पहली बार कुछ युवा ऐसे हैं जो पहली बार इन्होंने वोट किया है। और क्योंकि आज जो मुद्दे रहे चुनाव के समय में, तो वो जो छुट्टा पशु हैं, आवारा पशु हैं, इनके रहे कि इन्होंने खेतों में नुकसान पहुंचाया, ये सब। तो वहीं पर बड़े नेताओं का था, नरेश अग्रवाल का, जो कि यहाँ 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। उनके लड़के जो बेटे हैं वो 2008 से चुनाव में है, सपा से बसपा से सपा से और फिर अब कांग्रेस से। और फिलहाल अब बात करें तो उनका भी कहना है कि इसके लिए अलग से हम लोग काम कर रहे हैं जानवरों के लिए। और वहीं अभी पीएम मोदी की 3 से 4 दिन पहले यहाँ पर एक रैली हुई थी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था और बोला था कि हम लोग इसके लिए अलग से ही एक योजना लाएंगे। और हमारे साथ पहले बार वोट डालने वाले एक युवा हैं जिन्होंने आज पहली बार वोट डाला है। भैया, क्या मुद्दे सोच करके वोट डाला और क्या आपने जो जिसको भी वोट दिया है उससे क्या आप उम्मीद करते हैं? मैंने शिक्षा को लेकर वोट डाला है और राष्ट्र हित में वोट डाला है। जो सरकार राष्ट्र को मजबूत करेगी, मैंने उसी को वोट डाला है। अच्छा, पहली बार वोट दिया, जब पहली बार वोट दे रहे हैं तो कैसा आपको महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं सुबह 7 बजे ही वोट डाला आया था जाके। क्या उत्साहित हैं? कितने उत्साहित हैं आप? जी, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं बता चुका हूँ आपको, मैंने 7 बजे सुबह ही वोट कुछ परेशानी इन्होंने देखी फर्स्ट टाइम वोटर बनने से पहले कि इनके इलाके में कुछ परेशानियां हैं जिससे उनका सामना रहा, उनके परिवार का सामना रहा, ये भी पूछिएगा आशीष। अच्छा, पहली बार जब आप वोट डालने गए या आपका परिवार भी सभी लोग वोट डालने गए, उन्होंने कई बार डाला होगा, तो क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? जी, कोई परेशानी नहीं, वहाँ बढ़िया व्यवस्था थी। इलाके में कुछ इन्हें दुश्वारियां लगती हैं कि इनके इलाके की तस्वीर बदलनी चाहिए, नहीं? फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचता है ये जानना बहुत जरूरी है। मुद्दे बेसिकली क्या है? फर्स्ट टाइम क्या सोच करके आपने वोट डाला? क्या मुद्दे बेसिकली थे आपके? कि क्या दिमाग में क्या चल रहा था? मेरा यही था कि जो राष्ट्र हित के सरकार जो राष्ट्र को मजबूत करेगी, मैं उसी को वोट दूंगा और शिक्षा के लिए मैंने वोट दिया है। अच्छा, हमारे साथ और भी मतदाता हैं। आपने वोट डाल दिया? जी। अच्छा,
अच्छा, क्या मुद्दे दिमाग में चल रहे थे, क्या आपने सोचा है? हमारा एक ही मुद्दा है जो हरदोई को बना के रखेगा, वही मुद्दा है नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल। मेन मुद्दे हम लोगों के यही हैं, बस उनको विजयी बनाना है। हम लोग नरेशवादी हैं और नरेश को ही वोट नहीं, किसी पार्टी का नाम, किसी नेता का नाम नहीं लेना, इलाके के क्या मुद्दे हैं और साथ ही उन्हें किन मुद्दों से जूझना पड़ता है और आगे आने वाले 5 सालों में वो अपने इलाके की शक्ल किस तरह से देखना चाहते हैं, ये आशीष पूछिएगा। जाने के लिए कहा है और आने वाले समय में ये समस्या सुलझ जाएगी। हमारे साथ एक और मतदाता हैं, हमें ये बता दीजिए कि 5 साल आपने देखे और अब 5 साल कैसे मुद्दों से आपको, जिसको भी चुना, किन मुद्दों को लेकर चुना और अगले 5 साल कैसे आप देखना चाहते हैं? हमारी हरदोई का विकास माननीय नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल जी ही करते हैं और उन्हीं को देखकर हम लोग वोट देते हैं और वो सदा हम लोगों के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। समस्याएं क्या हैं अभी तक की? कोई भी नहीं, जो भी समस्या आती है उसका निदान नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल जी तुरंत कर देते हैं। तो आवाम यहाँ की, हरदोई की आवाम यहाँ पर 8 असेंबली सीट्स हैं, यहाँ पर उन्हें लगता नहीं कि कोई मुद्दा है जहाँ पर आशीष हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए थे। हालांकि पोलिंग बूथ से वो दूर थे। जब उनसे दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे तो पोलिंग बूथ की तस्वीरों को भी हम दिखाएंगे। फिलहाल अगर पोलिंग फीसद की अगर बात करेंगे तो इस वक्त 1 बजे की पोलिंग फीसद भी सामने आ चुकी है। 37% यानी 37% से ज्यादा पोलिंग भी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ज्यादा पोलिंग फीसद रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानकारी के लिए अपने रुख करते हैं अपने साथियों का। विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही हुरैरा अब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हुरैरा, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सना, बहुत शुक्रिया। मैजिक वॉल पर मौजूद हूँ और मेरे साथ हमारे साथ विशाल भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जी विशाल, चौथा मरहला अब हम लोग पहुंच चुके हैं। 3 मरहले बहुत कामयाबी के साथ कहे जा सकते हैं क्योंकि पोलिंग फीसद भी ठीक ठाक रहा है तीनों मरहलों में। अब चौथा मरहला है, इसे किस तरह से देखते हो? और मैजिक वॉल पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जो पोलिंग परसेंटेज है उसकी भी बात करेंगे और ख़ासतौर से अगर यूपी के चौथे मरहले की हम बात करते हैं तो चौथा मरहला 2017 में विशाल किस तरह से रहा था वो पूरी तस्वीर एक तरह से हमारे सामने है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और चौथा मरहला 2017 में विशाल देखिए बीजेपी के लिए बहुत अहम था। 59 सीटों में से बीजेपी 50 सीट जीत कर आई थी, यानी एक तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार जो उतार चढ़ाव आप देख पा रहे हैं, जो सियासी उतार चढ़ाव हुआ, चाहे किसान तहरीक की हम बात करें या इसके अलावा और भी कई सियासी उतार चढ़ाव हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो क्या इन्हें देखते हुए आपको कुछ लग रहा है कि 2017 के जो नतीजे थे चौथे मरहले के, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव लगता है? आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? देखिए हुरैरा, अपने नाज़रीन का बहुत इस्तकबाल हमारे इस खास प्रोग्राम से जुड़ने के लिए और शुक्रिया आपका भी। तो सबसे अहम बात यहाँ पर यही है हुरैरा कि आपने खुद ही बता दिया कि ये जो चौथे फेज का इलेक्शन है, आप देखिए कि 59 सीटों में से अकेले बीजेपी 50 सीट लेकर आती है। ये 2017 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी ऐसे हालात तो कम से कम नहीं है कि बीजेपी इससे मजीद बेहतर कर सके, ये तो मुमकिन नहीं है। तो 59 में से अगर 50 बीजेपी लेकर आई थी और आप देखिए दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सिर्फ 4 सीटें लेकर आई थी, जो कि इस बार हर फेज में ये देखा जा रहा है कि बहुत सख्त मुकाबला है, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी, शुरू से ये कहा जा रहा है कि बाइपोलर हो गया, इसका मतलब एक 2 है। तीसरे में आप देखिए जो बीएसपी है वो 2 सीटें लेकर आई थी, लेकिन जो सबसे बड़ा खेल इस बार होगा, यानी जिस चीज पे सब कुछ डिपेंड करता है वो यही होगा कि समाजवादी पार्टी 4 सीट लेकर आती है, बीएसपी 2 सीट लेकर आती है 2017 में, लेकिन वोटिंग परसेंटेज दोनों का लगभग एक जैसा है। बिल्कुल। और खुद इस बार अब बीजेपी जो है वो 40% वोटों के साथ 50 सीटें लेकर आती है, यानी कि बीएसपी का वोट परसेंट बीजेपी के आधे से भी ज्यादा है। आधा भी नहीं, आधे से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन तब भी आप सीटों का फासला देख लीजिए कि 50 के मुकाबले वो सीधे 2 पर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि बीएसपी का अपना एक वोटर है, खास वोट बैंक उसका है, वो इधर उधर नहीं जा रहा है, भले ही बीएसपी का वोटर अपने उम्मीदवार को जिता पाए या न जिता पाए। इस बार ये कही जा रही है बात, चूंकि 2017 के मुकाबले हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। 2017 के दौरान लोगों के सीधे पेट पर लात नहीं पड़ी थी जो इस बार पड़ी है, चाहे वह कोरोना की वजह कर हो। कोरोना की वजह कर जो उनकी आमदनी थी उस पर असर पड़ा, रोजगार पर असर पड़ा है। फिर कोरोना के दौरान जो मैनेजमेंट रहा या मिसमैनेजमेंट रहा, इसको लेकर कई तरह की बहसें होती रही हैं, लेकिन वो एक बड़ा फैक्टर है। सबसे अहम बात यह है कि जिस किसान आंदोलन की चर्चा हम लोग तकरीबन 1 साल से ज़्यादा करते रहे, उसका जो एपी सेंटर बीच में जो टर्निंग पॉइंट बन गया था वो था लखीमपुर।
और लखीमपुर खीरी का जो निघासन असेंबली हलका है, जिस हलके में वो चीज़ आती है, तिकोनिया का जो मामला था, अभी तक जो औसत वोटिंग अभी तक हुई है आज, उस औसत वोटिंग से 8% ज्यादा वोटिंग उसकी दर्ज की जा रही है लगभग। बहुत भीड़ है जी पोलिंग बूथ पर। अब देखना ये होगा कि वो जो एपी सेंटर था तो उसका असर क्या पूरे पर आएगा, और क्या ये वोटिंग परसेंटेज कम होगा, क्या बीजेपी 50 को दोहराएगी या नीचे उतरेगी। बिल्कुल, ये बहुत अहम है विशाल। ये जो पोलिंग फीसद है बीएसपी का, क्या बीएसपी इसको मेंटेन रख पाती है या फिर बीएसपी के पास से खिसक रहा है या इसमें बढ़ोतरी होती है? क्योंकि 2017 में हमने देखा था बीएसपी की सीटें बहुत कम आई थी, लेकिन वोट परसेंटेज उसका जो था एक तरह से मेंटेन था, वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ था। तो अब ये देखना बहुत अहम होता है कि 2 सीटें बीएसपी लेकर तो जरूर आई थी, लेकिन उसका जो वोट शेयर था वो 22% से ज्यादा था। तो क्या ये मेंटेन रहेगा या फिर ये किसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और अगर किसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो किसकी तरफ जाएगा? फिलहाल इस वक्त हम सीधे उन्नाव का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्योंकि अब 2 बज चुके हैं, क्या कुछ माहौल है और लोगों का जोशो खरोश कैसा है? क्योंकि 4 घंटे की पोलिंग यहां से और बची है। संदीप, मेरी आवाज अब तक आ रही है? आप सवाल कीजिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी संदीप, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? संदीप, आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद हमारी आवाज संदीप तक नहीं पहुंच रही। तो मैजिक वॉल पर जो हम चर्चा कर रहे थे विशाल, वो यही है कि 50 सीटें, मतलब एक तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस मैजिक वॉल पर हम देखें तो सबसे जो दिलचस्प चीज है वो यही है कि बीएसपी का वोट शेयर बहुत शानदार रहा था। 4 सीटें बीजेपी समाजवादी पार्टी लाई थी, उसका 21% से ज्यादा वोट शेयर था, और 2 सीटें बीएसपी लाई थी, लेकिन उसका वोट शेयर 22% से ज्यादा था, यानी बीजेपी के आधे से ज्यादा, जो बात आप विशाल कह रहे थे। तो ये चीज देखने वाली होगी, ये बहुत दिलचस्प है। एक चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी पार्टी जो है, कोई पार्टी बिल्कुल वैसे होती जैसे मछली हो, तो अगर मछली को आप पानी से बाहर निकाल देंगे तो ज्यादा देर तक वो नहीं रह सकती है। बीएसपी जो है वो सत्ता से काफी लंबे वक्त से दूर हो गई है, तो इसके वजह कर भी जो इसके अपने वोटर हैं या उसके जो कार्डर हैं, उनमें भी एक तरह की मायूसी है। दूसरी बात, 2017 में आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ भीम वगैरह वगैरह वो नहीं थे, इस बार वो भी हैं। अब वो भी इसी वोटिंग जो कम्युनिटी से बैंक कर रहे हैं। तीसरा, इलेक्शन के शुरुआत से कबल जिस तरह से आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और ऐसे दारा सिंह चौहान, ऐसे कई कम्युनिटी लीडर्स जिनका अपनी कम्युनिटी पे काफी पकड़ है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें सेंधमारी देखना होगा। बिल्कुल, सीधे उन्नाव का रुख करेंगे। संदीप, मेरी आवाज अब तक आ रही है? संदीप, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी संदीप, क्या कुछ माहौल है? उन्नाव की बात करें और उन्नाव की जितनी सीटें हैं, जो शहरी सीट है वहां पर क्या माहौल है, और जो